हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल स्टडी कर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी काफ़ी न्यूज़ में है, जिसका नाम है नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। अभी ये चर्चे में क्यों है, तो देखिए अगर हम बात करें चर्चे में क्यों है, तो 2019 का जो ये अधिनियम है आपका नागरिकता संशोधन, इसको अभी लागू कर दिया गया है भारत में। कब? 11 मार्च को। तो इसीलिए ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये बोला है कि जो चुनाव होने वाले हैं 2024 में, उससे पहले जो है इसको यहाँ पे लागू किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात आई है CAA, NRC और NPR की। तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये होते क्या है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए अगर हम बात करें NPR, जिसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर्ड, CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून, और NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो सबसे पहले आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इनके दायरे यानी कि इनके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो देखिए अगर हम बात करें NPR की, तो इसके अंतर्गत आते हैं हर प्रवासी। और इसके अलावा अगर हम बात करें CAA, तो इसमें आते हैं आपके पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से आए जो अल्पसंख्यक प्रवासी हैं वो। और इसके अलावा अगर हम बात करें NRC की, तो इसमें आते हैं भारत के नागरिक। मकसद क्या होता है इसका NPR का, तो इसका मकसद है सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल करने के लिए हर रहवासी का जो है यहाँ पर डेटाबेस बनाना। और इसके अलावा अगर हम बात करें CAA की, तो इसका पर्पज़ होता है बेसिकली जो 3 देश हैं यहाँ पर, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, इनसे आए जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी रहें, जैसे कि वहाँ पर जो माइनॉरिटी है उन देशों में, जैसे कि हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बुद्ध, उनको जो है यहाँ पर नागरिकता प्रदान करना और घुसपैठियों की पहचान करना, ये है आपका NPR का बेसिकली पर्पस। अब देखिए यहाँ पर ये भी बात चल रही है कि आप इन 3 देशों में से हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, इन सबको तो आप नागरिकता दे रहे हो, लेकिन पाकिस्तान जो से आए जो मुस्लिम्स हैं उनको नागरिकता क्यों नहीं दे रहे। तो यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार का कहना ये है कि भाई वो लोग आ तो कहाँ से रहे हैं, इन्हीं 3 मुस्लिम कंट्रीज़ से आ रहे हैं। अब जब वो इन्हीं 3 मुस्लिम कंट्रीज़ से आ रहे हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी वो मेजॉरिटी में है, तो हमें प्रोटेक्ट करना है माइनॉरिटीज़ को। तो इसीलिए उन मुस्लिम देशों में से जो माइनॉरिटी सेक्शन वहाँ से बिलोंग करती है, जो कि मैंने आपको बताया, सिख है, हिंदू है, ईसाई है, पारसी है, उन सभी को जो यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए थे इस चीज़ को लेकर। अभी भी काफ़ी लोगों ने बोला है कि इसको हम नहीं अप्लाई करेंगे। लाइक तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला कि इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे अपने स्टेट में। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोटेस्ट जो है वो चलते आ रहे हैं इवन। तो आप ध्यान रखिएगा कि अभी जो है इसको लागू कर दिया गया है पूरे भारत में, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, परिभाषा अगर हम सबसे पहले अगर हम जानें, तो देखिए NPR की होती है कि जो 6 महीने से किसी पते पर रह रहा हो और अगले 6 महीने भी रहने वाला हो, यानी कि बेसिकली 1 साल का ड्यूरेशन आप मान सकते हो, राइट। CAA की अगर हम बात करें, तो देखिए ऐसे अल्पसंख्यक शरणार्थी जो 5 साल पहले भारत आए थे। और NPR की अगर हम NPC की अगर हम बात करें, तो इसमें जिनके पास पहचान के वैध दस्तावेज, वे इस देश के नागरिक होते हैं। इसके अलावा क्या नहीं होगा, तो देखिए NPR की नागरिकता नहीं देगा, ना ही राष्ट्रीयता छीनेगा। अगर हम बात करें CAA की, तो जो उसमें गैर अल्पसंख्यक शरणार्थी हैं पड़ोसी देशों के, जिसका नाम है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, उनको नागरिकता नहीं देगा। इसके अलावा जो नागरिकता की अंतिम सूची में जो जगह नहीं बना पाए हैं, वे नागरिक नहीं कहलाएंगे, राइट, नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है गैर अल्पसंख्यक। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है अल्पसंख्यक, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बेसिकली बस ये ध्यान रखना है कि CAA के अंतर्गत जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं अल्पसंख्यक कैटेगरी के, उनको बेसिकली यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, उनको नागरिकता देना है, राइट। अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली हमारा आज का टॉपिक। इसके कुछ MCQs हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनके एग्जाम्स में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे CAA का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CAA। तो इसका फुल फॉर्म है क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो A है ये आपको ध्यान रखना है कि CAA इसकी फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नागरिक संशोधन विधेयक संसद में किस वर्ष पेश किया गया था। तो देखिए ये जो पेश किया गया था वो क्या था, साल 2016 में। ऑप्शन नंबर B आपको ध्यान रखना है। फिर CAA लोकसभा में कब पास हुआ, यानी कि ये लोकसभा से कब पास किया गया,
तो ये हुआ था 10 दिसंबर 2019 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है नागरिक संशोधन बिल के समर्थन में लोकसभा में कितने वोट पड़े हैं? तो ये थे कितने, 311, ऑप्शन नंबर सी। फिर है नागरिक संशोधन बिल के समर्थन में राज्यसभा में कितने वोट थे? तो इसमें आपको ध्यान रखना है 125 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट राज्यसभा में कब पास हुआ था? तो ये हुआ था आपका 11 दिसंबर 2019 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो ये हस्ताक्षर किए थे 12 दिसंबर 2019 में, तो ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे। फिर है भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये कब लागू हुआ? तो ये हुआ है बेसिकली लागू 10 जनवरी 2020 में यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा किस वर्ष के भारतीय नागरिकता कानून में बदलाव किए गए हैं? तो ये बदलाव किए गए हैं आपके 1955 के अधिनियम में, ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखेंगे। फिर भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो ये हुआ है 6 बार यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये कब कब हुआ है? तो ये हुआ भारतीय नागरिकता कानून में संशोधन 1955 में, 1986 में, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। अगला क्वेश्चन है CAA द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया? तो ये है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। फिर किस तिथि से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बुद्ध, जैनियों, पारसियों व ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 31 दिसंबर 2014। फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने का प्रावधान है, जिसके बाद उनको नागरिकता मिल जाएगी? तो ये है पूरे 5 साल, ऑप्शन नंबर सी। फिर इस CAA के अनुसार प्रवासियों को भारतीय नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि देशीयकरण, बाय नेचुरलाइजेशन। फिर भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान ये किए गए हैं? तो ये हुए हैं आपके अनुच्छेद 5 से लेकर 11 जो कि भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका किस राज्य में NRC सबसे पहले लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपका असम में, ऑप्शन नंबर ए। फिर भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये करता है एकल नागरिकता यानी कि एक सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, ऑप्शन नंबर ए। फिर किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार ये प्रदान किया गया? तो ये हुआ था आपका अनुच्छेद 11, ऑप्शन नंबर डी। फिर निम्न में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारतीय बैंक में धन जमा कर कर। फिर देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो ये है आपका विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद नंबर 6। फिर निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो ये है आपका संपत्ति स्वामित्व यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो इसके बारे में बात ये लिखा गया है कहाँ पर? 1955 के नागरिकता कानून में, ऑप्शन नंबर बी। फिर कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो ये होती है 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए हैं? तो ये हुए हैं 1949, ऑप्शन नंबर बी। फिर है आपका क्वेश्चन संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम ये कब बनाया है? तो ये बना है आपका 1955 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ये अपनाई गई है कहाँ से? तो ये अपनाई है इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये है आपका संसद यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बेसिकली भारत के सभी गैर नागरिक व दस्तावेजीकरण करना यानी कि ओल्ड लीगल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
और इसके बारे में एनआरसी के बारे में अगर हम जानें तो देखिए एनआरसी अभी भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर है और इसे 2003-2004 में संशोधित कर नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार बनाया गया था। और इसका उद्देश्य है भारत के सभी वैध नागरिकों का दस्तावेजीकरण करना ताकि अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सके और उन्हें निर्वासित किया जा सके। फिर एनपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनपीआर का फुल फॉर्म ये होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहें या फिर आप राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कहें। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो देखिए एनपीआर सभी लोगों के विस्तृत रिकॉर्ड के साथ रजिस्टर है और इसमें भारत के किसी भी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में नागरिक और गैर नागरिक दोनों शामिल होते हैं। और एनपीआर एक जनसंख्या रजिस्टर है, न कि एनआरसी की तरह नागरिक रजिस्टर। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये था आपका पूरा टॉपिक रिलेटेड टू दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या होता है ये मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे उन सभी को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बस आपको यही ध्यान रखना है कि 3 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। वहाँ से जो अल्पसंख्यक कम्युनिटीज़ हैं उनको भारत में नागरिकता प्रदान करने की बात की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये कब पारित हुआ था, किसने पारित किया है और साइन कौन से राष्ट्रपति के हुए हैं, क्योंकि देखिए जब ये आया था बिल तब हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो थे रामनाथ कोविंद, लेकिन अभी हैं द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसको भी आप क्लियर कर रखेंगे। और ये हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। लाइक ये देखिए आपके ज्योग्राफी का एक बैच है जो कि राजेश सर का है, जो कि 11 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 मार्च से स्टार्ट हो चुके थे, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बैच आपके लिए कहाँ अवेलेबल होगा? तो ये होगा आपका स्टडीगर एप्लीकेशन ऐप पर। और इसके अलावा आपका मैथ्स का फाउंडेशन बैच है जिसमें 50% ऑफ अभी आपके लिए किया गया है। और ये जो बैच है ये आयाज सर का, जो कि 1 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुका है। आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। कहाँ से? स्टडीगर एप्लीकेशन ऐप से। अब इसके अलावा देखिए जो भी हमारी बुक्स होती हैं, ई बुक्स होती हैं, पीडीएफ्स होती हैं, वो कैसे मिलेंगी? तो देखिए यहाँ पर आपके राजा गुप्ता सर की ई बुक है, ये मंथली करंट अफेयर्स की, फरवरी की, इंग्लिश और हिंदी दोनों एडिशन में। तो ये आप कहाँ से इंस्टॉल करोगे? तो सिंपली आपको क्या करना है, स्टडीगर एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद ई बुक वाले सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी जो है ई बुक्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर आपको क्लास नोट्स की भी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप कहाँ से ले सकते हैं? तो वो भी आप ले सकते हैं स्टडीगर एप्लीकेशन ऐप से। अब आप सभी के लिए आज का सवाल है कि किस राज्य में एनआरसी सबसे पहले लागू हुआ था? इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडीगर ऐप। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। बाय।